उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवपन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तराखंड में सरकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने चुनाव की तिथि घोषित करने के साथ ही समितियों से पिछले 3 सालों में किसी तरीके का लेन देन न करने वाले सदस्यों को भी मतदान का अधिकार देने के लिए नियम में छूट का शासन को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अब तक इस प्रस्ताव को शासन की मंजूरी नहीं मिली। प्रदेश की 674 सहकारी समितियों के आगामी 16 और 17 दिसंबर होने वाले चुनाव फिर टलेंगे। शासन ने चुनाव को लेकर सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण को नए सिरे से समय सारणी जारी करने की सहमति दी है। चुनाव टलने की वजह शासन स्तर से अभी तक निर्वाचन नियमावली में बदलाव न हो पाने और महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होना बताया है। प्रदेश की सहकारी समितियों में चुनाव को लेकर सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने चुनाव की तिथि घोषित करते हुए बताया था कि इस महीने दिसंबर में चुनाव होंगे, जबकि इससे पहले नवंबर में समितियों के चुनाव प्रस्तावित थे। ग्राफिक्स के माध्यम में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जहां पर राज्य सहकारी समिति मामला क्या है। प्रदेश की 600 अगर हम 74 की बात करेंगे तो 674 सहकारी समितियां होने इनके जो चुनाव है वो होने थे और सूचना मिली तो 33,000 महिलाएं मताधिकार से वंचित रह जाएंगी। पुरुष के वाले से बात करें तो 78,000 पुरुष जो है मतदाता मताधिकार से वंचित होते नजर आएंगे। अगर राज्य सहकारी समिति का मामला जो सामने आया है और इसके लिए नियम 12(ख) में छूट का प्रस्ताव रखा गया है और इस प्रस्ताव के तहत तमाम चीजें सामने आई है। महिलाओं को 33% आरक्षण को लेकर ये मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और आरक्षण रद्द है या फिर नहीं सहित कुछ अन्य मसलों पर हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है, यानी कि अब इनको लेकर सुनवाइयां भी होंगी। क्या कुछ निकल कर सामने आएगा उस हवाले से भी आपको अपडेट जरूर करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल कहीं ना कहीं जो कोऑपरेटिव की जो इलेक्शन है वो जो है वो आगे हो चुकी हैं और वो कैंसिल हो चुकी है। इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ धनराज कर ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। धनराज बताइएगा, लगातार कुछ जो इलेक्शंस है, पहले अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन, जिसके बाद निकाय चुनाव जो है वो आगे हो चुके हैं, वो कैंसिल हो चुके हैं और अब ये चुनाव भी टल चुका है। क्या कुछ हो रहा है उत्तराखंड में? देखिए, आपने सोचा है कि जहाँ एक और नगर निकाय के चुनाव और दूसरी ओर चुनाव उत्तराखंड सरकार नहीं करा पा रही है, तो वही करें तो समितियों का सहकारी समितियों का चुनाव है, क्योंकि सहकारी समितियों का जो 674 सहकारी समिति है उनका चुनाव दिसंबर में होना था, यानी कि 17 और 18 तारीख उसकी तय भी कर दी गई थी। लेकिन अब वो चुनाव कहीं न कहीं टाला जा रहा है, क्योंकि जो हवाला दिया गया है चुनाव टालने का वो कहीं न कहीं हाईकोर्ट का हवाला दिया गया है, क्योंकि आरक्षण का मामला अभी हाईकोर्ट में चल रहा है और 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात उसमें कही गई थी, जिसका मामला अभी भी हाईकोर्ट में चल रहा है। इसी के कारण ये चुनाव टाला जा रहा है। और मैं देखिएगा कि कुछ नियमावली है कि जो नियमावली नहीं बनकर तैयार हुई है उसका हवाला भी दिया गया है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो सहकारी समिति के चुनाव है वो कब होते हैं, क्योंकि उत्तराखंड सरकार अभी नगर निकाय के चुनाव भी नहीं करा पाई है और वही जिला पंचायत में भी प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई, जिस पर अभी राड कहीं न कहीं उत्तराखंड के अंदर होती हुई नजर आ रही है। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वही एक मुद्दा विपक्ष को ये सहकारी समितियों का भी मिल गया है कि ये चुनाव टाले गए हैं। लेकिन इसके पीछे देखिए अब पूरा जो मामला है चुनाव टालने का वो कहीं न कहीं हाईकोर्ट का हवाला दिया गया है, लेकिन इसको लेकर विपक्ष कहीं न कहीं सरकार पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन धनराज, जाहिर तौर पर जाहिर सी बात है कि अब जैसे कोऑपरेटिव इलेक्शंस हैं वो कैंसिल हो चुके हैं, अब किस तरीके से धरातल पर इसका असर देखने को मिलेगा अगर इलेक्शंस नहीं होती है? बिल्कुल शिवपन, देखिए यदि इलेक्शन नहीं होते हैं तो कहीं न कहीं जनता के अंदर एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो उत्तराखंड सरकार की छवि है वो कहीं न कहीं धूमिल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि नगर निकाय के चुनाव हो या फिर जिला पंचायत के चुनाव हो या फिर अब एक बार फिर ये सहकारी समिति के चुनाव हो, लगातार सरकार इनको टालती हुई नजर आ रही है। इस पर कहीं न कहीं विपक्ष लगातार जो है सरकार पर हमला भी कर रहा है कि कहीं न कहीं जो बीजेपी सरकार है वो चुनाव कराना नहीं चाहती है। लेकिन जिस तरह का हवाला हाईकोर्ट
कोर्ट का भी दिया गया है और नियमावली का भी दिया गया है कि नियमावली अभी तक बनकर तैयार नहीं हुई है, क्योंकि जो 3 साल से लेन देन नहीं कर रहे हैं सहकारी समितियों से, उनको भी वोट देने का अधिकार रखा गया है और वो नियमावली तैयार होनी है। वो नियमावली अभी तक तैयार नहीं है। जब तक वो नियमावली तैयार नहीं होती और हाई कोर्ट का 33% आरक्षण पर कोई फैसला नहीं आ जाता है, तब तक तो माना जा सकता है कि कहीं न कहीं सहकारी समिति के चुनाव नहीं हो सकते हैं। लेकिन विपक्ष कहीं न कहीं दबाव बनाने की कोशिश सरकार पर कर रहा है कि जल्द से जल्द चाहे नगर निकाय के चुनाव हो या जिला पंचायत के चुनाव हो या फिर सहकारी समिति के चुनाव हो, वो जल्द से जल्द कराई जानी चाहिए। लेकिन धनराज, जब नियमावली की बात की आपने, इसका हवाला दिया गया है, क्या कुछ लगता है अभी कई साल बीत जाने तक भी नियमावली बनकर तैयार क्यों नहीं है? कहाँ पर कमी रहती नजर आ रही है? बिल्कुल शीतल, देखिए आपने सही कहा है कि नियमावली अभी तक तैयार नहीं हुई है, क्योंकि 3 साल बीत भी चुके हैं। लेकिन नियमावली तैयार होने में इतना समय नहीं लगना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी इतना समय लग रहा है। तो कहीं न कहीं इसको या तो अधिकारियों की लापरवाही कहा जाएगा या फिर कहा जाएगा कि सरकार जानबूझकर कहीं न कहीं इन चुनाव को टालना चाहती है, क्योंकि विपक्ष भी लगातार यही आरोप लगा रहा है कि सरकार इन चुनावों को टालना चाहती है। 3 साल के अंदर वो नियमावली नहीं बना पाए हैं। और हाईकोर्ट की बात से यदि की जाए तो हाईकोर्ट का फैसला भी यदि आरक्षण पर नहीं आया है, जल्दी वो फैसला भी आने वाला है। और देखिएगा कि यदि आरक्षण महिलाओं को मिलता है तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि महिलाओं की भागीदारी उत्तराखंड के अंदर चुनाव में भी हो। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार प्रयास भी करते हैं। और आप देखिएगा कि जो यदि चुनाव आदि हो जाते हैं तो कहीं न कहीं 78,000 जो मतदाता है वो इससे वंचित रह जाएंगे। ठीक है धनराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। धनराज कर अपडेट कर रहे थे कि एक बार फिर से कोऑपरेटिव चुनाव जो है, कोऑपरेटिव इलेक्शन वो टल चुके हैं। लगातार उत्तराखंड में इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहले निकाय चुनाव जो है वो टल जाते हैं और अन्य चुनाव भी लगातार टालने की कोशिश कहीं न कहीं की जा रही है। और इन चीजों को लेकर जो विपक्ष है वो सरकार पर सीधे तौर पर हमलावर नजर आ रहा है। इसी बीच आगे बढ़ेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश झा ने भेंट की। उन्होंने उत्तराखंड में फिल्मांकन के लिए इच्छा जाहिर की। प्रकाश झा ने कहा कि फिल्म जगत के लोगों का उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग के लिए तेजी से रुझान बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश झा का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें राज्य में फिल्मांकन के लिए हर संभव सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग के लिए अनेक डेस्टिनेशन है। उत्तराखंड में नई फिल्म नीति 2024 भी बनाई गई है और फिल्मों की शूटिंग के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की अनुमति प्रदान की जा रही है। हिंदी और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की फिल्मों को अनुदान राशि राज्य में व्यय कुल धनराशि का 30% या फिर अधिकतम 3 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। वहीं पर विदेशी फिल्मों की बात करें और 50 करोड़ से अधिक बजट की फिल्मों पर राज्य में व्यय राशि का 30% या फिर अधिकतम 3 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। राज्य में फिल्मों को बढ़ावा देकर पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है और इस अवसर पर उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के सीईओ और महानिदेशक सूचना बसिंधर तिवारी भी उपस्थित थे। पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजीत पाठक ने सूचना महानिदेशक बसिंधर तिवारी से शिष्टाचार भेंट कर PRSI के रायपुर छत्तीसगढ़ में होने जा रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आमंत्रित किया। दोनों के बीच में उत्तराखंड के 25वें वर्ष रजत जयंती वर्ष में लोक संपर्क और संचार की भूमिका पर चर्चा की गई। इस अवसर पर पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजीत पाठक ने कहा है कि उत्तराखंड के बहुआयामी पर्यटन और उपलब्धियों को अपने राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में साझा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड के प्रति प्रत्येक देशवासी के मन में यहाँ पर अगाध श्रद्धा है। उत्तराखंड में मस्जिदों का विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार मस्जिद मदरसों का विवाद देखने को मिल रहा है। हाल ही में कई जगह पर अवैध मदरसों पर पुष्कर सिंह धामी ने बुलडोजर भी चलवाया था, जिसके बाद से लगातार उत्तराखंड में मस्जिद विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। ताजा मामला उत्तरकाशी का है, जहां पर मस्जिद विवाद को लेकर हिंदू संगठनों ने एक महापंचायत बुलाई थी। इस महापंचायत में दूर दूर से हिंदू संगठन के लोग पहुंचे। वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कमलेश चमन ने कहा कि जिस तरीके का विवाद मस्जिद का उत्तरकाशी में चल रहा है, वहां पर महापंचायत बुलाई गई है। सुरक्षा दृष्टि से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासन को भी निर्देश दिए कि वहां पर किसी भी तरीके की अशांति न हो।
मस्जिद के आसपास धारा 144 भी लगाई गई है और इतना ही नहीं, पुलिस बल को मुस्तैद रहने के निर्देश हाईकोर्ट की तरफ से भी साझा किए गए। वहीं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर सभी से अभी अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। कांग्रेस के प्रवक्ता शिवपाल सिंह ने कहा कि उत्तरकाशी में जो धर्म को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है वो बिना बात का विवाद किया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने इसकी जांच करवाई है जिसे वो स्थान वैध पाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी विवाद किया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि नगर पंचायतों में प्रशासक बैठाए गए हैं, सरकार ने सभी को साथ में लेकर चलने का काम किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग वर्तमान में प्रशासक है उन्हीं को वहां पर बैठाया गया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस का दोहरा चरित्र बार बार सामने आता है, उन्हें एक ही वरिष्ठ नेता कहते हैं, उन्हीं को दोबारा मौका मिलना चाहिए और उन्हीं के नेता ये भी कहते हैं कि प्रशासक उन्हीं की मर्जी से बैठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपना समय याद करे जब कांग्रेस ने जिला पंचायत का समय पूरा होने पर 22 साल के बाद चुनाव करवाए थे। कांग्रेस को अपना इतिहास भी खंगालना चाहिए। कमलेश रमन ने कहा कि जल्द ही उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिला पंचायत के चुनाव करवाएगी और नगर निगम के चुनाव भी स्तर पर है और उस पर भी कहीं ना कहीं काम चल रहा है। बहुत जल्द नगर निगम के चुनाव भी होने वाले हैं। देखिए, क्योंकि नगर पंचायतों में प्रशासक बिठाए गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को साथ में लेकर चलने का काम किया है और जो लोग वर्तमान में पंचायत अध्यक्ष थे उन्हीं को ही प्रशासक के रूप में वहाँ पे बिठाया गया। लेकिन कांग्रेस का दोहरा चरित्र बार बार सामने आता है। एक वरिष्ठ नेता उनके कहते हैं कि उन्हीं लोगों को मौका मिलना चाहिए दोबारा अगर चुनाव में देरी है प्रशासक बिठाने में, और दूसरे उन्हीं के नेता कहते हैं कि ये गलत हुआ और अपनों को दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का ये दोहरा मापदंड है, दोहरा चरित्र है और क्योंकि वो अपना इतिहास याद करे कि जिला पंचायत के चुनाव उन्होंने 22 साल के बाद कराए थे उत्तर प्रदेश में, तो उनको अपना इतिहास भी खंगालना चाहिए और बहुत जल्द उत्तराखंड के अंदर जिला पंचायत के चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार कराएगी और नगर निगम के चुनाव क्योंकि हमारे सर पर है उनको अभी हमने कराना है, उसका काम चल रहा है। बहुत जल्द नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद नगर पंचायत के चुनाव होंगे और सरकार सभी चुनाव को लेकर के बिल्कुल गंभीर है और क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ राजनीति करनी है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम है, तो मुझे लगता है इसीलिए वो ग्राम पंचायत मीरपुर मुबारकपुर में ग्राम प्रधान अनीता देवी के नेतृत्व में सीबेड संस्था द्वारा लकड़ी के उपयोग होने वाले चूल्हे बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों को 100 रुपए का शुल्क देकर दिए गए। सीबेड के फील्ड असिस्टेंट खुशीराम ने बताया कि उनकी संस्था जंगलों के आसपास स्थित गाँव के लोगों को सहायता प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उज्ज्वल योजना चलाकर मुफ्त में एलपीजी गैस सिलेंडर प्रदान किया गया था, लेकिन लगभग 50% लोगों ने एलपीजी गैस दोबारा नहीं खरीदी। इसका सबसे बड़ा कारण है निःशुल्क ईंधन मिलना और पारिवारिक मिट्टी के चूल्हे। बता दें कि इसमें ज्यादा ईंधन उपयोग होता है। संस्था द्वारा ग्राम पंचायत मीरपुर में बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों को लकड़ी से यूज होने वाले चूल्हे 100 रुपए का शुल्क देकर दिए गए। इस चूल्हे से लोगों को धुएं से निजात मिलेगी और लकड़ी का उपयोग भी कम होगा। सर, ये हमारी संस्था का नाम है सीबेड। ये पिछले 20 सालों से जो जंगल से लगते गाँव है उनमें कार्य कर रही है और अब जब पहली बार यहाँ पे घाट क्षेत्र में आई है जिसमें हमारे भगवानपुर ब्लॉक और भादरा ब्लॉक है। इसमें जो सीबेड संस्था का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना है जिससे कि धुआं कम बने और ईंधन खपत कम हो। ये मेन उद्देश्य है संस्था का। सर, ये चूल्हा केवल बीपीएल परिवार के लिए और जो अंत्योदय कार्ड है उनके लिए ही उपलब्ध है। पीले कार्ड पर ये उपलब्ध नहीं होगा। ये केवल गरीब परिवार के लिए है जो अधिक से अधिक मिट्टी का चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं। जो कई बार ऐसा होता है कि गैस का चूल्हा ले रखा है लेकिन भरवा नहीं पाते, उनके लिए चूल्हा उपलब्ध है सर। ये लकड़ी से ही चलेगा। जैसे कि हम मिट्टी का चूल्हा इस्तेमाल करते हैं उसमें हम देखते हैं कि इसमें लकड़ी ज्यादा लगती है। इसकी खासियत ये है कि इसमें लकड़ी कम लगती है, लेकिन ये लकड़ी से यूज होगा, ये इसकी मेन खासियत है। तो फिर ये हल हो पाएगी ये सर ऐसे हेल्प हो पाएगी। आप देखते हैं कि आसपास हमारे पेड़ पौधे बहुत ही कम पाए जा रहे हैं। अभी जंगल में भी हम नहीं घुस सकते हैं क्योंकि जानवरों का भी खतरा है, मोटे पेड़ कट रहे हैं। ना सर, आपको कैसे हेल्प हो पाएगा? हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं कि सभी लोग अपने खेत में पॉपुलर लिप्टिक वगैरह सभी लगाते हैं। उसकी जो बरीक बरीक लकड़ी होती है वो आराम से इसमें लग जाती है, उसमें हमारा खाना बन जाता है। नहीं, लकड़ी से ज़्यादा तो कुछ नहीं कर, लेकिन बहुत खुश है हम जी। बहुत अच्छा हुआ हमारे गांव में ये चूल्हे मिले
हमारे यहाँ मट्टी के चूल्हे थे ये मिले जहां पूरे देश में दीपावली 1 नवंबर से मनाई गई, तो वहीं पर जौनसार बाबर चक्राता विधानसभा जनजातीय क्षेत्र में कुछ जगह पर बूढ़ी दीपावली मनाने की परंपरा आज भी जीवन है, जो कि यहाँ के लोग सदियों से मनाते चले आ रहे हैं। जौनसार बाबर के लोगों का मानना है कि जिस समय श्री रामचंद्र जी रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे, तो इसकी सूचना पहाड़ी क्षेत्र में लगभग 1 महीने बाद मिली थी, जिसकी खुशी में उन्होंने 1 महीने के बाद दीपावली मनाई। तो जौनसार बाबर पर वाणी फिल्म के बैनर तले बन रही डॉक्यूमेंट्री को प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक जयप्रकाश तथा उनकी टीम जौनसार बाबर की इस बूढ़ी दीपावली को अपने कैमरे में कैद करने के लिए जौनसार बाबर के दाटो गांव पहुंचे, जहां पर पारंपरिक वेशभूषा में महिलाएं और पुरुष बूढ़ी दीपावली की खुशी में रणसिंघे और ढोल की थाप पर नाचते गाते नजर आए। आपको बता दें कि ये बूढ़ी दीपावली का त्योहार 5 दिन तक मनाया जाएगा, जिसमें कि जीवन नृत्य आदि कई कार्यक्रम पंचायत के आंगन में आयोजित किए गए। आज बहुत ही खुशी का विषय है। हमारी जो बूढ़ी दिवाली थी के उपलक्ष्य में हम सभी जितने भी बचपन के दोस्त थे, हमारे बुजुर्ग है, माताएं बहना है, सभी लोग आंगन में उपस्थित है और आज जो हंसी रात है इसके उपलक्ष्य में हम लोग पूरी रात्रि में नाचेंगे, गाएंगे और अपना एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है कि हम अपनी परंपरा जो आगे आने वाली हमारी पीढ़ी है वो भी हमसे सीखते हुए जाएंगे, जैसे हमने अपने बुजुर्गों से सीखी है। इसीलिए हम अपने आंगन में आए हैं ताकि संस्कृति हमारी जिंदगी है। आपके गांव में आज एक टीम आई है जो डॉक्यूमेंट्री मूवी बना रही है जौनसार के ऊपर, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद जो डॉक्यूमेंट्री मूवी के लिए हमारे ये लोग उपस्थित हुए, हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हम चाहेंगे इनके स्वागत में भी कोई कमी न रहे और जो हमारे द्वारा इस संस्कृति के विषय में जितना भी हमारे संस्कृति है वो हर चीज हर शब्द इनके साथ शेयर करेंगे। हमारे गांव के लिए बहुत बड़ा एक सौभाग्य है कि इतनी बड़ी बैनर तले जो एक मूवी की जो प्रोडक्शन का जो एक टीम हमारे गांव में आई है, ये बहुत हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और ये जैसा कि टीम के मेंबर्स के द्वारा हमें अवगत कराया कि डॉक्यूमेंट्री है ये इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका, कनाडा, जो यूरोपियन कंट्रीज वहाँ पे रिलीज होने के लिए, तो अगर विश्व पटल पे हमारा गांव आता है तो हमें ये बहुत गर्व की बात है और हम इस टीम का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। जौनसार में जो बूढ़ी दीपावली मनाई जाती है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक्चुअली बहुत सारे मिथक है इसमें ना, इसकी जो बूढ़ी दिवाली का है इसकी एक्चुअली करेक्ट इसका वो किसी के पास भी नहीं है। वो एक्चुअली वो होता है जो हमारा हम जो सीखते आ रहे हैं, हम जो सीखते आ रहे हैं कि जो हमारी जो दिवाली में जो गीत गाए जाते हैं, तो एक इन गीतों के माध्यम से हमें पता चलता है कि जो हमारा जो जिस हमारा जो आराध्य देव महासुर महाराज है, हम इनको राजा रघुनाथ के नाम से पुकारते हैं। अद्भुत है, जितना शब्द में बयां करूं बहुत कम है, इसलिए मैंने तो आशा ही नहीं रखी थी कि जो हमारी बहनें हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं या जो हमारी भाई लोग हैं, इतना बढ़िया और रात भर इतना मतलब ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि पूरी रात ये लोग इतना कर सकते हैं। 1 घंटे में लोग थक जाते हैं। इतना एंजॉय किया है, अद्भुत है। तो दिवाली मतलब मेरी ये सेकंड दिवाली, जब से पैदा हुआ हूँ ये मेरी सेकंड दिवाली है मान ले। घर एक पहली दिवाली, और ये तो मैंने सोच भी नहीं सकता था कि इतना अच्छा कल्चर, स्वागत में कोई कमी नहीं रखा, खाना खिलाया, हाथ धुलाया, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है ये बोलने के लिए। और मैं हर त्योहार में आऊंगा, चाहे डॉक्यूमेंट्री बनाऊं या ना बनाऊं, मैं बूढ़ी दिवाली में नेक्स्ट बार जरूर आऊंगा, ये मेरा मन कर रहा है। जयप्रकाश जी, इससे पहले भी आपकी एक डॉक्यूमेंट्री जो विश्व पटल पर कई अवार्ड हासिल कर चुकी है और आप खुद भी कई बार सम्मानित हो चुके हो। अब ये जो डॉक्यूमेंट्री है ये कब तक रिलीज होगी और इसके बारे में मतलब विदेश पटल पर जो रिलीज होगी इसके बारे में क्या कहना है? देखिए अभी तो हम बना लेते हैं, देखिए बूढ़ी दिवाली अभी मार्च का है, जिसमें और भी रिचुअल्स हैं और इसके बाद यीशु का मेला है। ये सब करने के बाद मुझे लगता है कि ये मेरी जो नेक्स्ट फिल्म है उससे ज़्यादा ये धमाल मचाने वाली है, इस वजह से कि इसमें कई कलर्स हैं, मतलब लाइफ के कलर है, जीने का कलर है, हर चीज़ है, मतलब एक संस्कार है, जितनी रीति रिवाज है, अद्भुत है। इतने लोग आए हैं, घर से बाहर से लोग आए हैं कि मैं
मंगसीर भगवाल के अंतिम दिन वीर भड़, नरू बीजू और माधव सिंह भंडारी के नाम रही। रामलीला मैदान में आयोजित वीर भड़ों के नाट्य मंचन में खाती घुसे जाति के नरू बीजू और उनके पंडित के संवादों ने दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। इसके बाद भड़ों की अनुमति के बाद अग्नि पूजन के बाद भेलू घुमाया गया और स्थानीय महिलाओं ने रासों तांडी नृत्य का आयोजन किया। 3 दिवसीय मंगसीर भगवाल का रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समापन हुआ। तीसरे दिन की मुख्य भगवाल का शुभारंभ मांगल गीतों के साथ हुआ और उसके बाद पुरुष और महिलाओं की रस्साकसी आयोजन भी किया गया। कंडार देवता मंदिर में वीर भड़, नरू बीजू और माधव सिंह भंडारी के स्थानीय लोगों ने झांकी भी निकाली। विकासनगर पुलिस के द्वारा डाक पत्थर, हरबतपुर और अन्य जगहों पर स्कूलों के पास चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें स्कूलों के छात्र छात्राओं के द्वारा बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस के उनके पेरेंट्स को सूचित किया गया। आपको बता दें कि देहरादून में हुई बेहद जो सड़क दुर्घटनाएं हैं, जिसमें कि 6 छात्र और छात्राओं की मृत्यु हो गई थी, इसी को देखते हुए ये बड़ा अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है। जहां सरकार के द्वारा हरेला पर्व हर वर्ष मनाया जाता है और वृक्षों को लगाने के लिए जनता को प्रेरित किया जाता है, वहीं पर विकासनगर क्षेत्र में कुछ लकड़ी माफिया पेड़ों के अवैध कटान में लगे हुए हैं। नया मामला विकासनगर क्षेत्र के ग्राम जमान खाता जमुनीपुर मार्ग का है। आपको बता दें कि विकासनगर में आए दिन आम के हरे भरे पेड़ों पर आलिया दिन दिहाड़े चलाई जा रही है और उद्यान विभाग इस पर चुप्पी साध रखा है। वहीं आने वाले समय में विकासनगर पक्षाडून क्षेत्र से सभी पेड़ पौधे गायब हो जाएंगे, जिसका असर पर्यावरण पर भी पड़ेगा। फलदार वृक्षों को काटने से इस क्षेत्र में फल के पेड़ नहीं दिखाई देंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता नव प्रभात ने जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किए जाने पर बड़े सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि सरकार ये कदम विधि सम्मत नहीं है, इससे जो है वो संविधान के तहत किए गए प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने ये कार्य पंचायत में पड़े भारी भरकम बजट को खुर्द करने के लिए लिया है। सरकार को अपना ये फैसला वापस लेना चाहिए। उन्होंने सरकार के इस कदम को पंचायत एक्ट के खिलाफ भी बताया है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में निकाय के बाद अब पंचायतों के चुनाव भी टल गए हैं। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में केवल जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाए जाने पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बोस ने कहा कि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार पूरी तरीके से तानाशाही पर उतर आई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को फायदा दिलाने के लिए निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त करने का फैसला किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या करने के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लगातार टालने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सताने लगा है। कांग्रेस भाजपा को चुनाव में उतारने के लिए खुला चैलेंज करती है। बड़े दुख का विषय है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है चुनाव से भाग रही है। आज ना उनके द्वारा नगर निकाय के चुनाव कराए जा रहे हैं, ना ग्राम प्रधानों के चुनाव कराए जा रहे हैं, ना क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव कराए जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी जो है डर के मारे जो है चुनाव में नहीं आना चाह रही है। कांग्रेस ने खुला चैलेंज रखी है कि आज आओ और आप चुनाव कराओ, और कांग्रेस जो है चुनाव के लिए तैयार बैठी हुई है। और आज जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि क्षेत्र पंचायत सदस्य के कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात ना ही उनको प्रशासक के रूप में बैठाया जाता, प्रमुखों को कार्यकाल को जो हमारे ब्लॉक प्रमुख थे ना ही उनको प्रशासक के रूप में तैनात किया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो है जो जिला पंचायत के जो उनके निवर्तमान जो अध्यक्ष है, जो जिनकी जो है लगभग 12 में से जो 10 जो है भारतीय जनता पार्टी के जो निवर्तमान जिला अध्यक्ष है, जिला पंचायत के अध्यक्ष है, उनको प्रशासक के रूप में तैनात करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया, जो कि बहुत बड़ा भेदभाव ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्यों के साथ हुआ है, जिसकी कांग्रेस जो है घोर निंदा है। एसएनबी गढ़वाल विवि में कुलपति का पद रिक्त होने से अव्यवस्थाएं हावी हो रही हैं। गढ़वाल विवि की प्रशासनिक व्यवस्थाएं कार्यवाहक अधिकारियों के भरोसे चल रही है, जिस कारण सभी प्रशासनिक कार्यों में दिक्कतें आ रही है। कुल सचिव पद पर भी स्थायी नियुक्ति न होने से सभी दैनिक कार्य कार्यवाहक कुल सचिव की ओर से किए जा रहे हैं, जबकि वो नीतिगत निर्णय नहीं ले पा रहे हैं।
1 नवंबर से अभी तक 500 से ज्यादा छात्रों ने डिग्री के लिए आवेदन किया, लेकिन छात्रों को डिग्री नहीं मिल पा रही है। गढ़वाल विवि से संबंध कॉलेज समेत विवि के परिसरों के पास हुए छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्र और छात्राएं बीते 26 दिनों से डिग्री मिलने का इंतजार कर रहे हैं। विवि में कुलपति का पद रिक्त होने के कारण डिग्री अनुभाग में छात्रों को आवेदन पत्रों का ढेर लगा हुआ है। वहीं पर दूर दराज से डिग्री निकालने के लिए आने वाले छात्रों को निराशा हाथ लग रही है। छात्रों को निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है, जिससे कि गुस्साए छात्रों ने आज कुल सचिव कार्यालय का घेराव कर आक्रोश जाहिर किया। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति का जो कार्यकाल था वो 1 तारीख को समाप्त हो चुका था और आज 1 महीना समाप्त होने को है। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में ना ही कोई कुलपति है और ना ही अभी भी जो रजिस्ट्रार हैं वो कार्यवाहक हैं। चाहे एग्जाम कंट्रोलर की बात करें, सारे कार्यवाहक हैं और विश्वविद्यालय 1 महीने से बिना कुलपति के चल रहा है। और मेरी एक जो हम जांच चाहते हैं कुलपति के खिलाफ, कुलपति मैडम 1 तारीख को रिटायरमेंट होने के बाद 4 तारीख को दोबारा अपने ऑफिस में आती है और उसके बाद कई कागजों पर साइन किए हैं और ये कैसे हो सकता है संभव? इन पे जांच की जाए और पुरजोर तरीके से हम इसका विरोध भी करते हैं और जब तक नया कुलपति नहीं आ जाता है विश्वविद्यालय के कुल सचिव को भी हम उनके कार्यालय में नहीं बैठने देंगे। देखिए, आज घेराव इस बात को लेकर है कि 1 माह होने वाला है और गढ़वाल विश्वविद्यालय में कुलपति का पद अभी तक रिक्त है और लगातार वार्ता के बाद, छात्रों की बातचीत के बाद अभी भी 1 माह के भीतर रजिस्ट्रार साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई निर्देश। चलिए, उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।